दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेपाल के बारे में, क्योंकि भैया मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया नेपाल को लेके इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि नेपाल के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, मतलब प्रदर्शन तो क्या कहूँ, इनको कांड हो गया है। ये तो 19 लोग, मतलब 19 लोग कहना भी गलत होगा, 19 स्टूडेंट्स अब तक मर चुके हैं और 250 से ज्यादा घायल हैं। और घायल भी ऐसे वैसे नहीं, सीरियस कंडीशन में घायल है। प्लस नेपाल की जो गवर्नमेंट है और नेपाल की जो पुलिस है, जिस सड़क छाप तरीके से इन लोगों ने इन प्रदर्शनों को हैंडल किया है, मतलब साला इन लोगों को अपने देश के युवाओं की ढेले भर की परवाह नहीं है, बिल्कुल वैल्यूएशन नहीं कर रहे इन लोगों की। मतलब वीडियो में आप लोगों को दिखा नहीं सकता, लेकिन एक लड़का बेचारा वहां पे भीड़ को कंट्रोल कर रहा था, भीड़ पत्थर फेंक रही थी, वो बेचारा पत्थर फेंकने से रोक रहा था उन लोगों को। वो ये सब करके पीछे पलटा, पुलिस वाले ने सीधा उसकी छाती में गोली मार दी, वो बेचारा ऑन द स्पॉट ही मर गया। मतलब क्या बोलूं इस पे यार। ना मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ कि एक्चुअली में मामला है क्या। देखो ऐसा है कि इस वक्त नेपाल के अंदर जो है ओली साहब की गवर्नमेंट है, और ओली साहब जो है कम्युनिस्ट नेता है, और क्योंकि एक कम्युनिस्ट नेता है इस वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये जो इलाका है, इस इलाके में रहने वाले तमाम कम्युनिस्टों की ही तरह इनका भी बाप चाइना है। सो अब इन्होंने चाइना के चारे लग के किया या मन से किया, ये अपने को नहीं मालूम, लेकिन 3 तारीख के दिन, ये 3 सितंबर के दिन नेपाल की गवर्नमेंट ने नेपाल के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल के अंदर इमीडिएटली बैन कर दिया। क्यों बैन किया? तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के पीछे नेपाल की सरकार का आर्गुमेंट ये था कि भैया नेपाल की जो गवर्नमेंट है, नेपाल की गवर्नमेंट ने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं और इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन नियम कायदे कानून को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला नियम तो ये कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन्हें नेपाल की जो आईटी मिनिस्ट्री है, सबसे पहले तो उसके अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। सेकेंड, इन लोगों को एक लोकल पर्सन नेपाल के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा। थर्ड, एक कंप्लायंस ऑफिसर इन लोगों को नेपाल के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये जो कंप्लायंस ऑफिसर और जो लोकल पर्सन है, ये लोग सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। मतलब कि अगर इन सोशल मीडिया कंपनीज ने नेपाल की गवर्नमेंट की बात नहीं मानी तो वो इन लोगों को उठाएगी। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इन सोशल मीडिया कंपनीज के लिए जो नियम कायदे कानून नेपाल की गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ये एक्चुअली में ठीक वही नियम कायदे कानून है जो यूरोप वालों ने भी बनाए हैं और भारत सरकार ने भी बनाए हैं। इनफैक्ट ये जो नियम कायदे कानून नेपाल की गवर्नमेंट ने बनाए हैं और सोशल मीडिया कंपनीज को इन नियम कायदे कानून को फॉलो करने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट ये जो फोर्स कर रही है, ये ऐसा नहीं है कि नेपाल की गवर्नमेंट अपने मन से कर रही है। एक्चुअली में नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर पास किया था, और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पास करने के बाद में नेपाल की गवर्नमेंट ने नियम कायदे कानून बनाए, जिन्हें फॉलो करने से इन तमाम सोशल मीडिया कंपनीज ने मना कर दिया। और क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया, इस वजह से नेपाल की गवर्नमेंट ने इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल के अंदर बैन कर दिया। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 28 अगस्त 2025 के दिन नेपाल की गवर्नमेंट ने इन तमाम सोशल मीडिया कंपनीज के लिए नेपाल के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू करी। और सिर्फ 7 दिन बाद, यानी कि 3 सितंबर के दिन, क्योंकि चाइनीज सोशल मीडिया कंपनीज को छोड़ के एक भी सोशल मीडिया कंपनी ने नेपाल की गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए इन नए नियम कायदे कानून के तहत खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इस वजह से मात्र 7 दिन बाद नेपाल की गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया। अच्छा, अब ये जो नियम कायदे कानून नेपाल की गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इनको बनाने के पीछे नेपाल की गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है, और ऑलमोस्ट ये वही आर्गुमेंट है जो भारत सरकार ने दिया था और जो यूरोप वालों ने भी दिया था, कि भैया नेपाल के अंदर ये जो ऑनलाइन जितना भी कुछ चलता है, एक तो उनको मॉनिटर करने का काम होगा, दूसरा है जो सोशल मीडिया कंपनीज है, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, थर्ड मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और जो साइबर क्राइम है उनकी रोकथाम में हेल्प होगी। एंड जिस तरीके से एक समय पे भारत के अंदर सपोज किसी के अकाउंट पे कुछ भी हुआ तो आपके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था, बट जब से ग्रीवियंस और कंप्लायंस ऑफिसर हमारे अपॉइंट हुआ है, तब से हमारे पास एक लोकल कॉन्टेक्ट हो गया है जिससे बात करके कोई भी यूजर अपना मामला सुलझा सकता है। सो ठीक इसी तरीके का एक्सेस नेपाल की गवर्नमेंट नेपाल के अंदर जो सोशल मीडिया यूजर्स है उनको देना चाह रही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन्हें बनाने के लिए नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल की गवर्नमेंट को बोला था। सो अगर मैं यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करूं तो नेपाल की गवर्नमेंट ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं, ये इनका पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल सही नियम कायदे कानून है, और नियम कायदे कानून होने ही चाहिए। अदरवाइज आप मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, इन सबको कैसे कंट्रोल करोगे? सो नेपाल की गवर्नमेंट सोशल मीडिया बिल 2081 लेके आई, जिसे इन सोशल मीडिया कंपनीज ने फॉलो करने से मना कर दिया, और इस वजह से नेपाल की गवर्नमेंट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन लगा दिया। नाउ अब ये कंपनीज इन रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने से मना क्यों कर रही है? तो इसके पीछे 2 सिंपल से रीजन है। पहला तो खर्चे बचाना, क्योंकि
क्योंकि अगर ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू करते हैं तो फिर उस सिचुएशन में इन लोगों को नेपाल के अंदर लोकल लेवल पे लोगों को हायर करना पड़ेगा, ऑफिसेस ओपन करना पड़ेंगे, सैलरीज बांटना पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो एक तो सोशल मीडिया कंपनी ये खर्चा अवॉइड करना चाह रही है क्योंकि ये नेपाल कोई इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है और नेपाल से इन सोशल मीडिया कंपनीज को इतनी ज्यादा अर्निंग भी नहीं होती। मतलब सोशल मीडिया कंपनीज की ओर से ये आर्गुमेंट निकल के आ रहा है कि इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती, इस वजह से वहां पे लोकल लोगों को ओपन करना, ऑफिस स्टेब्लिश करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये परवरेगा नहीं। एंड सेकेंड चीज जो है वो इन लोगों ने यूरोप में भी करने की कोशिश करी थी और भारत में भी करने की कोशिश करी थी, और वो है जवाबदारी से भागना। क्योंकि अगर ये लोग लोकल लेवल पे नेपाल के अंदर कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करते हैं तो फिर उस सिचुएशन में अगर नेपाल के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी होता है तो फिर बिल इनके नाम पे फटेगा। इन लोगों को मतलब कि इन कंपनीज को पेनल्टी पे करना पड़ेगी, और अगर ये लोग नहीं करते तो फिर गवर्नमेंट के पास पावर होगा कि वो इन कंप्लायंस ऑफिसर को उठवा ले। तो जवाबदारी तय होगी, और ये लोग जवाबदारी से ऑब्वियस सी बात है भागना चाह रहे हैं। दुनिया की कौन सी कंपनी चाहेगी कि उसके सिर पे जवाबदारी का बोझ आए? क्योंकि यूरोप के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर अभी तक एक भी केस नहीं हुआ, लेकिन यूरोप के अंदर तो हर थोड़े दिन में होता है। इन कंपनीज को पेनल्टी पे करना पड़ती है। अभी गूगल वालों के ऊपर यूरोप वालों ने $3 बिलियन की पेनल्टी चार्ज करी, जिसको लेके परसों ही डोनाल्ड ट्रम्प कपड़े फाड़ रहे थे। सो ऑब्वियस सी बात है कंपनी जवाबदारी से भागना चाहती, इस वजह से लोग रूल फॉलो नहीं करना चाह रहे। एंड इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि देखो ऐसा है कि नेपाल कोई बहुत बड़ा देश है नहीं, मतलब इन सोशल मीडिया कंपनीज की नजरों में नेपाल कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। सो अगर ये लोग नेपाल के अंदर इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए राजी हो जाते हैं तो फिर उस सिचुएशन में दुनिया में जो अदर छोटी कंट्रीज है वो भी इन तमाम सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर ठीक इसी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन उनकी कंट्री में फॉलो करने के लिए दबाव बनाना शुरू करेगी। मतलब कि एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा, और फिर इन कंपनीज को वहां पे भी सेम ऑफिसेस ओपन करना पड़ेंगे, सेम जवाबदारी लेना पड़ेगी, जो भी सी बातें कंपनीज नहीं करना चाह रही। सो ये मोटा मोटा सीन है। और अगर मैं अनबायस्ड होके नेपाल के लोगों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम है उस प्रेम को साइड में रख के थर्ड पार्टी की नजरों से नेपाल की गवर्नमेंट ये जो करना चाह रही है इसे देखूं तो इन माई पर्सनल ओपिनियन ये बिल्कुल सही करना चाह रही है गवर्नमेंट, और रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए। आगे चल के नेपाल के लोगों को ही इसका फायदा होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नेपाल कोई बहुत बड़ा देश है नहीं, इस वजह से नेपाल की जो गवर्नमेंट है, नेपाल की गवर्नमेंट के पास इन सोशल मीडिया कंपनीज के सामने कोई लिवरेज नहीं है। लिवरेज के नाम पे इन लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज है, और वो है इनकी पॉपुलेशन, मतलब कि वो यूजर्स जो कि इन सोशल मीडिया कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इन कंपनीज की नजरों में नेपाल एक छोटा देश है, इस वजह से वो नेपाल की गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करना चाह रही। और क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट के पास लिवरेज के नाम पे सिर्फ अपनी आबादी है, इस वजह से इन लोगों ने, मतलब कि नेपाल की गवर्नमेंट ने इन सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर दबाव बनाने के मकसद से अपनी आबादी को लीवरेज के तौर पे यूज करने की कोशिश करी, और इन सोशल मीडिया कंपनीज के तमाम प्लेटफॉर्म्स को नेपाल के अंदर बैन कर दिया, इस उम्मीद में कि कंपनीज के ऊपर दबाव क्रिएट होगा और वो रूल्स एंड रेगुलेशन मानने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया, कंपनीज तो राजी नहीं हुई, उल्टे नेपाल के जो लोग हैं वो नाराज हो गए। और नेपाल के लोग ये जो नाराज हुए हैं इसमें नेपाल के लोगों की भी कोई गलती नहीं है भाई। नेपाल की टोटल आबादी है लगभग 3 करोड़ के आसपास, उसमें से 1 करोड़ 40 लाख के आसपास तो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, 80 लाख यूट्यूब यूजर्स हैं, 1 करोड़ 40 लाख फेसबुक पे हैं, 40 लाख इंस्टाग्राम पे हैं, और इनमें से बहुत सारे यूजर्स वो हैं जो सोशल मीडिया कंटेंट्स बनाते हैं और पैसा कमाते हैं, और बहुत सारे वो यूजर्स हैं जो इस उम्मीद में हैं कि कल उनका भी कंटेंट चलना चालू हो जाएगा और वो भी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि नेपाल के अंदर एम्प्लॉयमेंट की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, मतलब खराब क्या, बद से बदतर है। और हालत इस वजह से खराब है क्योंकि नेपाल के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं भाई। पिछले 35 साल में नेपाल के अंदर 32 गवर्नमेंट बदल चुकी है। जी हाँ, 35 साल में 32 गवर्नमेंट, और लास्ट 10 साल में 9 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। और अगेन पूरी ईमानदारी से बात करूं तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन चाइना है, क्योंकि चाइना नेपाल के अंदर इन्फ्लुएंस गेन करके नेपाल को भारत के अगेंस्ट में यूज करना चाह रहा है। सो चाइना की वजह से नेपाल के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, और क्योंकि नेपाल के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इस वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब्स नहीं है। इनफैक्ट नेपाल की आबादी है 3 करोड़ के आसपास, और उसमें से 80 लाख लोग जॉब के लिए नेपाल से बाहर जाते हैं, 45 लाख के आसपास लोग तो भारत में रह रहे हैं, बाकी गल्फ कंट्रीज जैसे कि कुवैत हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे जा रहे हैं। बट हर आदमी तो ऑब्वियसली बात है नेपाल छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। तो जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके लिए ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये आज की तारीख में रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुके हैं, जरिया भी है, उम्मीद भी है। सो एक तो सीधा उनकी रोजी रोटी पे लात पड़ गई, एंड सेकेंड 80 लाख लोग रोजगार के लिए नेपाल के बाहर काम करते हैं, बट उनकी फैमिलीज नेपाल के अंदर रहती है, जिनके साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए उनके पास सबसे सस्ता जरिया और सबसे बेस्ट जरिया ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही हैं। और क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो गए तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड वो रीजन जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट एक्चुअली में हुए हैं वो रीजन है नेपाल के अंदर
एक तो पॉलिटिकल करप्शन एंड दूसरा नेपाल के अंदर नेपोटिज्म प्लस नेपाल का जो एलिट तबका है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई नेपाल के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से जो इनइक्वालिटी है तो बहुत ज्यादा है। एंड सेकेंड, जो नेपाल का एलिट तबका है, मेजोरिटी रिसोर्सेज वो खा रहे हैं, उनके बच्चे आराम से विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और जो नेपाल के आम लोग हैं वो यहीं फंसे हुए हैं और उनके पास इनकम का कोई विशेष सोर्स है नहीं। मतलब सच्ची में नेपाल के अंदर आज की तारीख में सोशल मीडिया इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। प्लस नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो ओली साहब है, ये जो नेपाल के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अननेसेसरी चाइना को नेपाल के अंदर स्पेस दे रहे हैं, अदर कंट्रीज जैसे कि भारत हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, इनके लिए जगह बंद कर रहे हैं। इससे खुद नेपाल के अंदर नेपाल के जो लोग हैं वो भी खुश नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे हिसाब से अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल पहले ही नेपाल के अंदर मोनार्की को वापस लाने को लेके भी प्रदर्शन हुए थे। सो आज की तारीख में नेपाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है प्लस नेपाल की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, लोग इस गवर्नमेंट से, इस पॉलिटिकल सिस्टम से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। लोगों को इस पॉलिटिकल सिस्टम में, इस गवर्नमेंट में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा। नेपाल के लोग वैसे भी इनके ऊपर खार खाए बैठे थे और फिर जैसे ही ये सोशल मीडिया का बैन हुआ वैसे ही ट्रिगर हो गया और आज ऑल ऑफ द सडन ये प्रदर्शन हो गए। नेपाल के जो लोग हैं इन्होंने लिटरली गवर्नमेंट को भनक भी नहीं लगी, वीपीएन का यूज करके इन्होंने अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन किया और ऑल ऑफ द सडन सुबह नेपाल की जो कैपिटल है यानी काठमांडू, वहाँ पे हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो सड़कों पे इकट्ठा हो गए और जेन जी मूवमेंट का नारा दे के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दी। और गवर्नमेंट को ऑब्वियस सी बात है इन प्रदर्शनों की भनक नहीं थी, इस वजह से वो लोग प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं थे। आनंद फानन में उन्होंने आर्मी, पुलिस सब डिप्लॉय करी और नेपाल के अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि भैया पुलिस वालों ने आगे रह के प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई, जिसके बाद चीजें हिंसक हो गई, प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। जवाब में नेपाल की जो आर्मी है, नेपाल की जो पुलिस फोर्स है, उन्होंने वाटर कैनन का यूज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लिटरली गोलियां चलाई इन लोगों ने। मतलब टोटली अनएक्सेप्टेबल है यार, जिस तरीके से इन लोगों ने उन प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश करी है ना, बहुत ही शर्मनाक है। वो लड़के को गोली मारी, मेरा अभी भी मेरे दिमाग से सीन नहीं जा रहा उस लड़के का। वो बेचारा उन प्रदर्शनकारियों को रोक रहा था, पत्थर फेंक रहे थे, उनको बोल रहा था कि मत फेंको, ये कह के वो पलटा और पुलिस वाले ने सीधी छाती में गोली मार दी यार। मतलब मैं वीडियो देख के मैं कवक्का रह गया। सो ये स्थिति है। भले ही प्रदर्शन ये सोशल मीडिया बैन की वजह से ट्रिगर हुए हों, लेकिन इन प्रदर्शनों के पीछे जो मेन रीजन है वो है नेपाल के इस करंट पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ नेपाल के लोगों की नाराजगी। नेपाल के अंदर ये जो नेपोटिज्म चल रहा है, मतलब कि अमीर का जो बेटा है उसको अच्छी लाइफ मिलेगी, वो गरीब का बेटा गरीब ही मरेगा। ये जो नेपोटिज्म नेपाल के अंदर चल रहा है, प्लस लोगों को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा, रोजगार नहीं है, ये गुस्सा असल में इन प्रदर्शनों के पीछे मेन रीजन है। सो इस वक्त हालत खराब है। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि नेपाल के जो होम मिनिस्टर है वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि ओली साहब जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं। मतलब ऐसी खबर मार्केट में चल रही है कि कुछ शर्तों के साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से प्रतिबंध हटेगा, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट अभी निकल के आया नहीं है। बट ये जो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भैया अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से बैन हट गया तो भी जब तक ये पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं होता, जब तक ये सरकार नहीं हटती, तब तक प्रदर्शन बंद नहीं होंगे। अब इन लोगों को कंप्लीट चेंज चाहिए और मे बी पॉसिबल ये जो मोनार्की को नेपाल के अंदर वापस लाने वाले जो प्रदर्शन अभी थोड़े समय पहले हुए थे, आने वाले समय में शायद वो मुद्दा भी इन प्रदर्शनों के अंदर इंक्लूड हो जाए और उसको लेके भी प्रदर्शन शुरू हो जाए। बट सच्चाई ये है कि जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इन प्रदर्शनों को हैंडल किया है वो निहायत ही शर्मनाक है। वैसे नेपाल की जो गवर्नमेंट है, नेपाल की गवर्नमेंट ने इन प्रदर्शनों को अब और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए अलग अलग इलाकों में आर्मी पुलिस को तो डिप्लॉय किया ही है, प्लस साथ ही साथ इन्होंने कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया। बट स्टिल सिचुएशन टेंस है, खराब है और यहाँ से चीजें किस हो जाएगी इस वक्त कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो भी होगा आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।